एज वी नो, आज हमने ऐसे पढ़ना है एनर्जी क्राइसिस का। तो जैसा नाम से जाहिर है कि ये क्या होगा, एनर्जी क्राइसिस। हम पहले करने से पहले कि व्हाट इज एनर्जी क्राइसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि सोशल प्रॉब्लम ऐसे क्या होता है और डिस्कशन ऐसे क्या होते हैं। जैसे नाम से जाहिर है, इसमें क्या होती है, किसी टॉपिक पे डिस्कशन होती है। किसी टॉपिक पे डिस्कशन हो रही होती है। कैसे? फर्ज करो हम किसी भी टॉपिक पे जब डिस्कस करते हैं तो उसके जब हम डिस्कस करते हैं तो कितने पहलुओं पे हम जिक्र करते हैं उसका? जी बच्चों, उसके हम डिस्कशन करते हैं तो हम दोनों पहलुओं का जिक्र करते हैं, यानी उसके गुड एस्पेक्ट्स भी और उसके बैड एस्पेक्ट्स भी, यानी दोनों पहलुओं पे हम क्या करते हैं, उसके बात करते हैं। ठीक है। जब भी हम डिस्कशन की बात करते हैं और जी, तो इसका मतलब हुआ कि डिस्कसिव एसेस क्या होता है, वो हर पहलू पे बात करता है। जब हम डिस्कसिव को क्या करते हैं, वो ले आते हैं किस पे, वो हम इसको डिस्कशन बना लेते हैं किसी सोशल प्रॉब्लम पे। तो क्या फर्क होता है सोशल प्रॉब्लम पे जब हम डिस्कस करते हैं, तो उसके नतीजे में आ, उसमें क्या क्या हम चीजें डिस्कस करते हैं, वो हमारा आज का मौजू है। पहले जरा देखिएगा जी, हम डिस्कशन ऐसे कहते किसको हैं। आ, इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम डेफिनेशन या जो स्टेट होती है प्रेजेंट, उसको बताते हैं। उसके बाद हम इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करते हैं। फर्ज करो हमने किसी टॉपिक पे डिस्कशन करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, उसके दोनों पहलुओं पे बात करेंगे। उसके वन एस्पेक्ट क्या होगा उसका, वो बेनिफिट हो सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब एक एस्पेक्ट क्या होगा उसका, एक हमने उस पे पहले बेनिफिट्स पे बात की, फिर हम दूसरे एस्पेक्ट पे क्या उसके हार्म्स पे बात की। तो जब क्या होगा, दोनों पहलुओं पे हम उसका क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। तो ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे, डिस्कशन कहते हैं। फिर क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे जी, आगे उसके एंड पे आपने कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूजन में अब जरा देखें जी, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो वो बात कब की हो रही है, प्रेजेंट के फिनोमिना की हो रही है या पास्ट की बात हो रही है? प्रेजेंट की या पास्ट की? मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो किस टॉपिक पे बात हो रही है, प्रेजेंट पे। तो इसका मतलब है कि उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर जो इस्तेमाल होगा वो भी कौन सा होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ये जनरल बिहेवियर हम डिस्कस कर रहे होते हैं उसमें। तो वो क्या होगा, प्रेजेंट स्टेट पे हम बात करेंगे। दूसरी बात हमने देखा, उसके बाद क्या होगा जी, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर मोस्टली प्रेजेंट होता है, अलबत्ता एग्जांपल उसमें पास्ट में भी दी जा सकती हैं। और जैसे हमने को एजुकेशन है, साइंस है, डेमोक्रेसी है। जब हम बात करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स की, तो इसका मतलब उसमें हम वो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो मुआशरे को हायल होते हैं। कैसे? सोशल प्रॉब्लम का फर्ज करो हमने सपोज ऐसे लिखना है, किस पे ऐसे लिखना है, हमने करप्शन पे ऐसे लिखना है। अब ये करप्शन पे जो ऐसे लिखेंगे, वो क्या होगा, वो करप्शन पे जो ऐसे लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे उसको, पहले हम जाहिर है उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। इंट्रोडक्शन में क्या चीज हम उसकी बयान करेंगे, इंट्रोडक्शन में हम बयान करेंगे उसकी, अगर कोई टर्म है तो डेफिनेशन बयान कर देंगे। उसके बाद उसकी स्टैटिस्टिक्स बयान कर देंगे, क्या हालत है, कितने लोग हैं इस प्रॉब्लम का बायस। उसके अलावा उसको हम ओवरऑल जो है वो पोजीशन या कंडीशन ऑफ द ऑफ पाकिस्तान, पोजीशन ऑफ पाकिस्तान हम बयान कर देंगे कि दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान की स्टेट क्या है। तो क्या होगा,
ये हम उसमें बयान करेंगे। अब जब आपने बात कर ली, फिर दूसरा स्टेप होगा क्या? दूसरा स्टेप होगा उसकी रीजंस पे। इस प्रॉब्लम की रीजंस क्या है, रीजन पे बात करेंगे। फिर रीजन के बाद उसके इफेक्ट्स पे चले जाएंगे, इफेक्ट्स के बाद इसके सॉल्यूशन पे चले जाएंगे, और सॉल्यूशन के बाद हम एंड पे कंक्लूजन कर देंगे। अब जरा गौर करें तो हमें क्या नजर आता है कि जो आपकी रीजंस थी उन्हीं को हमने क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। यानी अगर हम रीजंस को क्या कर देंगे, उल्ट कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी कि किस तरह से हम किसी भी सोशल प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। अब जरा जो मैंने फॉर्मेट बताया था आपको, क्या होगा डिस्कसिव एसेस का, मैंने बताया था कि पहला स्टेप उसका क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, उसका बॉडी होगा, जिसमें हम मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि मुख्तलिफ पहलुओं पे हम बात कर रहे हैं, और एंड पे आपने क्या करना है, कंक्लूडिंग करनी है। तो पहले ये इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, और क्या होगा इनमें से जो आपका सेकंड वाला पार्ट है उसके आगे 3 हिस्से हैं। क्या होगा, इफेक्ट, सॉल्यूशन और क्या होगा, रीजंस। तो इस तरह से हमने किसी भी सोशल प्रॉब्लम ऐसे को टेक अप करते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है जी, हमने देखना है आज फर्ज करो हमने कोई ऐसे लिखना है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। किस तरह से, फर्ज करो टॉपिक आ गया, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब जाहिर है किस टेंस में लिखा जाता है, प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि टॉपिक क्या होते हैं जो सोशल प्रॉब्लम पे हमें फेस कर रहे होते हैं, वो पास्ट की बात हो रही होती है, प्रेजेंट की बात हो रही होती है, वो डेफिनेटली प्रेजेंट की बात होती है। तो इसलिए वहां पे क्या यूज करेंगे, हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। फिर रीजन बता देंगे, रीजन भी क्या होती है, वो यूनिवर्सल होती है, वो भी प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। फिर हम अफेक्ट्स पे बात करेंगे। अफेक्ट्स क्या है, वो साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, उसके बाद एजुकेशनल, इमोशनल वगैरह। ये इफेक्ट्स जो है ये भी क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो फिर कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने सॉल्यूशन जो करेंगे ये जरा डिफरेंट होगा। किस तरह से, जैसे मैंने अभी बताया कि जो आपकी रीजंस होती हैं उसी को हम क्या कर देते हैं, उल्ट कर देते हैं। और इसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है जब एक्टिव हो, और शुड बी जब हमने पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं तो शुड बी के साथ आ जाता है। तो ये 2 तरह के हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, किसमें, जो आपका सॉल्यूशन होता है। तो एंड पे आपने क्या कर देना है, एंड पे आपने क्या कर देना है, कंक्लूजन कर देंगे। कंक्लूजन भी प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, और इसके अलावा आप फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में कोई आइडिया दे सकते हैं। तो ये तो था हमारी लेआउट, किसके बारे में जी, हमारा टॉपिक जो क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि वो हम किस तरह से टेकअप करते हैं किसी भी सोशल प्रॉब्लम ऐसे को। अभी हमने डिस्कस करना है जी, हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस पे आपने बताना है बच्चों की एनर्जी क्राइसिस होता क्या है जी, एनीबॉडी। क्राइसिस जब हम कहते हैं तो क्राइसिस क्या चीज है, किस चीज का क्राइसिस है जिसको हम क्राइसिस कहते हैं, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लैक ऑफ और शॉर्टेज में फर्क होता है जी, अप्रोप्रिएट शॉर्टेज। कमान। और जी उसके अलावा अब कैसे कहेंगे कि लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, शॉर्टेज ऑफ पावर प्लांट्स, तो डैम्स। वही बात होगी ना, आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वही है। क्या होगा, लैक ऑफ, क्या होगा,
इलेक्ट्रिसिटी होगी, वो डैम कह लें, पावर कह लें, जो भी उसको नाम दे लें, तो है तो इलेक्ट्रिसिटी है शाबाश। और क्राइसिस कब कहेंगे उसको? कमी हो जाएगी तो उसमें किससे कमी हो जाएगी? डिमांड उसकी क्या हो, ज्यादा हो, लेकिन उसके जो प्रोडक्शन है वो क्या हो, आपकी काम हो। लेस हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी क्राइसिस कहते हैं। यानी वो जो जितनी चाहिए हमें उतनी हमें ना मिले, तो वो क्या कहलाएगा कि ये क्राइसिस है। ठीक है जी। अब क्या होगा, चूंकि आप तारफ करवा रहे हैं, तो चूंकि क्या है, ये लाइफ लाइन है, क्या एनर्जी के बगैर तस्वर किया जा सकता है रहने का? नहीं किया जा सकता। लाइफ लाइन है इंसानी जिंदगी की, तो इसलिए उसके बगैर रहने का तस्वर नहीं किया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि वो जो पावर है, वो एनर्जी है, वो एटमोस्ट नेसेसरी है। किसके लिए? वो ह्यूमन लाइफ के लिए। ठीक है ना जी। इसके अलावा जी और क्या कहेंगे उसके एनर्जी क्राइसिस के बारे में? क्राइसिस क्या है? जी बच्चों। एनीवन एल्स? चलें जी, आगे चलते हैं हम जी। तो क्या है जी, आप कहेंगे कि एनर्जी जो है, इट इज द लाइफ लाइन, इट इज द नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। पाकिस्तान हैज शॉर्टेज, किसकी वजह से? ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड बट लो प्रोडक्शन। शॉर्टफॉल कितनी है? वो 4000 से 7000 की शॉर्टफॉल है। 4000 किस मौसम में होगी? सर्दियों में। सर्दियों में, विंटर। विंटर। क्या होगा? सर्दी में विंटर की जो क्या है, कंजप्शन एनर्जी की कंजप्शन 4000 जो है होगी। वो कितनी होगी? वो 4000 के करीब है। कंजप्शन नहीं होगी, शॉर्टफॉल होगी। शॉर्टफॉल की बात करें तो ये क्या होगा? विंटर में है। और 7000 कब है? समर में क्या है, कमी हो जाती है क्योंकि ज्यादा डिमांड हो जाती है। तो ये क्या होगा? शॉर्टफॉल है पाकिस्तान में। उसके बाद क्या है? 140 मिलियन पीपल इससे अफेक्ट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसकी क्यों है? एनर्जी सेक्टर में बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से ये सब ऐसे होता है। अब जरा देखिएगा जी, हमारा अगला जो टॉपिक है, जैसे मैंने बताया, हम अब रीजन पे बात करेंगे। जी बच्चों, आपके ख्याल में कौन कौन सी वजूहात हैं जो एनर्जी क्राइसिस का सबब बनती हैं? शाबाश। इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जी, रीजंस आप बता रहे थे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक हो गया, शाबाश। आबादी बढ़ गई है तो डिमांड भी क्या हो गई है? बढ़ गई है उनकी। जी, इसके अलावा जी प्लानिंग नहीं है सर पुअर यूज प्लानिंग करने है। किस चीज की पुअर यूज प्लानिंग? हम एनर्जी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। यानी कि वो पुअर प्लानिंग है कि वो इस्तेमाल करना कैसे है, कौन से एनर्जी जरूरत है हमें, कितने प्लांट्स चाहिए, उसकी पुअर प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट या वापडा। जी, इसके अलावा जी अदर गाइस कम ऑन। सर कुछ लोगों को ज्यादा मतलब सहूलत दी जाती है, उनको ज्यादा बिजली फ्री दी जाती है, और कुछ जो नॉर्मल होते हैं और उनको नहीं दी जाती, इस वजह से भी। जी आप उसको कह लें कि थेफ्ट है और लैक ऑफ बिलिंग है। किस तरह से? पूरा जो आपका जो फाटा है, ट्राइबल एरियाज हैं, उनमें क्या नहीं है? उनमें बिलिंग नहीं होती, चोरी होती है। बहुत सारी जगहों पे पावर की चोरी होती है, और जिस वजह से पावर का लॉस होता है, थेफ्ट, लैक ऑफ बिलिंग
और एनर्जी जो लॉस है ये टोटल मिला के 60% बनता है पाकिस्तान का। तो यानी कि 40% से पैसे ले रहे हैं हम और 60% लोग जो है वो क्या होगा, 60% उसका लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सारी चीजें रोक ली जाएं तो पाकिस्तान में 3 डैमों जितनी बिजली आप क्या कर सकते हैं, वो बचा सकते हैं इसके नतीजे में। जी, इसके अलावा जी और क्या वजह हो सकती है? कमन बच्चों, सर जो मंसूबे हैं डैम के वो सियासत की नजर हो गए हैं। मसलन कालाबाग डैम। जी, अब यहाँ पे क्या होगा, आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल क्या होगा, इश्यूज हैं कि इसमें क्या होगा, वो डैम मंसूबों में जैसे कालाबाग डैम का पॉलिटिसाइज कर दिया है उसको। उसकी वजह क्या है कि वो अपने उनकी रीजनल पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है, रीजनल पॉलिटिक्स के लिए क्या होगा, उन्होंने क्या किया है, उसको इस्तेमाल किया है कालाबाग डैम को अपनी वो इलाके की सियासत को चमकाने के लिए। जी बच्चों, इसके अलावा जी फरहान शाहिद, हसन अंसर, come on, anyone else? तो इसका मतलब इसके अलावा हम देख सकते हैं कि लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, यानी कि हमारी जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो बहुत पुराना है, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, उन मटेरियल की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है जो मटेरियल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए एक तो वो हीट अप होती है, एक तो उससे जलता है, बर्निंग होती है, और उसके अलावा हीट अप होने के अलावा वो क्या होते हैं, हमें बहुत सारी कॉस्ट पड़ जाती है लाइन लॉसेस के नतीजे में, और पावर वेस्ट भी होती है। जाहिर है जो हीटिंग में जो एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाएगी। अब बहुत सारी दुनिया में ऐसे मटेरियल बन चुके हैं जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो जाहिर है हम वही पुरानी केबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही पुराने ग्रिड स्टेशंस हैं, वही पुराने ट्रांसफार्मर है, जिसमें आए रोज जलने की वजह क्या है कि उनमें वो इतनी अब्जॉर्प्शन नहीं है जितनी होनी चाहिए उनमें, और इसके नतीजे में वो क्या होता है, लॉस होता है हमारा। जी, इसके अलावा जी बच्चों, एनीवन एल्स? सर इनके लिए क़ौमती फंड भी ज्यादा बचाए जाते हैं लेकिन वो भी करप्शन की नजर हो जाते हैं। जी, वजह बताया ना, वजह क्या है, आपने कहा जी करप्शन वजह है। करप्शन से क्या होता है, करप्शन कैसे वजह बनती है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली? ये इनडायरेक्टली वजह बनती है। करप्शन में हमारे एग्रीमेंट ऐसे बन जाते हैं या एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऐसे कर लेती है जो क्या होते हैं, जो काबिले अमल नहीं होते। एग्रीमेंट्स हमारे क्या होते हैं, वो पुअर होते हैं। उसके बाद मसलन अभी जो रेंटल पावर वाला जो इशू है उसमें हमने क्या किया, इस तरह से हमने उनके साथ एग्रीमेंट किए कि आपको तेल हम देंगे और जब तक आपका नहीं चलेगा तब तक आप गवर्नमेंट को पे, गवर्नमेंट आपको पे करेगी। अगर हमारी तरफ से तेल नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट पे करेगी, अगर आपकी तरफ से नहीं चला तो आप क्या होगा, वो पे करेंगे। लेकिन हुआ ये कि गवर्नमेंट के पास कभी तेल ही नहीं पूरा हुआ, गवर्नमेंट को पहले से पता था लेकिन ब्लाइंडली एग्रीमेंट कर लिया, और उसके नतीजे में आज सारे प्लांट्स जो है वो रेंटल पावर बंद हैं लेकिन वो पैसे ले रहे हैं। तो करप्शन जो है वो एग्रीमेंट में भी होती है, करप्शन जो है ना वो थेफ्ट में भी होती है। चोरी जहां पे बिजली होती है, मीटर रीडर जाके वहां पे उनको कवरेज दे देता है और उसके नतीजे में क्या होता है, वो चोरी का
वो सबब बनती है जी। इसके अलावा और क्या वजह है जी? करप्शन हमने देखी उसमें। एनीवन एल्स? चलें जी, आई होप सो कि यू आर स्लीपिंग। माशाल्लाह, वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। लेट्स सी जी, अब जरा मैं अपने पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। रीजंस क्या है? पुअर डिस्ट्रीब्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि हमारे पास जो क्या हो गए, जो साजो सामान है बहुत पुराना है। पावर थेफ्ट होती है, चोरी होती है। उसके बाद अंडर रिकवरी है, ये 30%, ये सारा मिला के सब्सिडी, लॉस और थेफ्ट मिला के 60% बनता है। इससे इतना बड़ा नुकसान होता है पाकिस्तान का। रियल प्रोडक्शन बहुत कम है। हमारे पास पुराने इक्विपमेंट है और पुराने इक्विपमेंट के नतीजे में क्या होती है, उनकी एफिशिएंसी बहुत पुअर है। मसलन जो चीजें, इक्विपमेंट जो है ना, वो एफिशिएंसी उनकी बहुत पुअर है। फर्ज करो किसी की कैपेसिटी अगर वो 50 मेगावाट है, तो वो टोटली जो पैदा कर रही है वो टोटली हार्डली जो है ना वो 30 होगी, 20 होगी, इतनी कम जो है ना वो प्रोडक्शन है। उसके बाद है नॉन रीन्यूएबल, हम रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर 70% जो है वो ऑयल और गैस से बिजली बनती है। अब ये नॉन रीन्यूएबल है। जैसे आप देखें पानी है, तो क्या पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते दोबारा से? यहाँ पे डैम बनाया, यहाँ पे डैम बनाया, यहाँ पे डैम बनाया, यहाँ पे डैम बनाया। अब कश्मीर से चले थे और लाहौर तक आते आते आपको क्या हुआ, आप जो उसमें 50 डैम बना लिए। तो ये रीन्यूएबल हो रहा है, यानी पानी को या रीयूज किया जा सकता है। लेकिन जो इस्तेमाल होने वाले हैं बायोकार्बन जितने भी हैं, ये सारे के सारे नॉन रीन्यूएबल हैं, यानी इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता दोबारा से। तो इस वजह से ये नुकसान होता है उसको, उस पर डिपेंडेंस करने से। इंक्रीजिंग डिमांड हो रही है जी, हमारी बढ़ती जा रही है। लो रेट ऑफ हाइड्रो पावर है हमारे पाकिस्तान में। अगर आप जरा गौर कीजिएगा तो 2010 में जो सैलाब आया था, फ्लड, उस फ्लड में एक अंदाजे के मुताबिक जो दुनिया ने अंदाजा लगाया, पाकिस्तानी एनालिस्ट ने, वो फॉरेन एनालिस्ट ने अंदाजा लगाया कि ये पाकिस्तान की 60 साल के लिए वो एनर्जी नीड जो है वो पूरी हो सकती थी अगर वो पानी को स्टोर कर लिया जाता। लेकिन वो नुकसान भी हुआ फसलों का, और 60 साल की एनर्जी और एग्रीकल्चरल नीड्स को भी पूरा कर सकते थे अगर वो कोई प्लानिंग होती है उसके लिए, वो डैम बनाए होते। तो इस तरह से क्या होगा, ये नुकसान होता है। क्या होगा जो इस तरह से हम करते हैं, यानी कि पुअर प्लानिंग है, लो रेट है, बहुत थोड़ी हम बिजली पैदा कर रहे हैं। आप ये अगर परसेंटेज देखें तो 70% कोल और ऑयल और गैस से है, 2% तकरीबन जो है ना न्यूक्लियर से है, और बाकी 28% के करीब हाइड्रो रिसोर्सेज से है। और पाकिस्तान में अगर हम जो उसका पोटेंशियल देखें, तो पाकिस्तान में सोलर का ही सिर्फ, अगर हम सोलर को ले लें, तो सोलर का जो पोटेंशियल है वो तकरीबन सोलर का जो पोटेंशियल है वो 1 लाख मेगावाट के करीब है पाकिस्तान में। चूंकि यहाँ पे सूरज बहुत ज्यादा चमकता है, ट्रॉपिकल के साथ लगता है रीजन, तो इसलिए वहां पे एनर्जी जो है वो ज्यादातर आप सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे यूरेनियम डिस्कवर हुआ है। जैसे रहीम यार खान की करीब एक पूरा रेगिस्तान है, डेजर्ट है, जहाँ पे यूरेनियम वो डिस्कवर हुआ है। तो पाकिस्तान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया के जो कंट्रीज हैं तकरीबन 14% के करीब इसको इस्तेमाल कर रही है, लेकिन पाकिस्तान टोटली 2% इस्तेमाल कर रहा है। और उसकी प्रोडक्शन भी बहुत पुअर है, यानी कि एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड, दुनिया में उससे एफिशिएंसी वाइज जो है वो हमारा जो इक्विपमेंट है बहुत पुराना है और उसकी रेशो जो है बहुत कम है।
लो रेट ऑफ हाइड्रो है, फ्यूल शॉर्टेज होती है, हमें अक्सर तेल की कमी है, सल्कर डेट है, जो कंपनियों के जो कर्जे हैं वो बहुत बड़े हैं। मतलब इस वक्त को तकरीबन 2000 के लगभग बिलियन रुपीस कंपनीज को पे करनी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। यानी उनके पैसे जो है उन्होंने लगा, इनकी तरफ जो है ना वो उधार है, उन्होंने जनरेटर उनके चले या नहीं चले उन्होंने पैसे डाल लिए, तो ये सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ता जाता है, और वो इसलिए वो बिल्कुल बाद में वो सब कुछ बंद करके बैठे होते हैं और वो इस्तेमाल ही नहीं करते उसको, अपने जनरेटर्स को, और पाकिस्तान से वेले बैठ के पैसे ले रहे होते हैं। हालांकि अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो 25% उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, 70% बैंकों ने कर्जे दिए थे, तो पाकिस्तान के पैसे पाकिस्तान के मुंह पे मार के चले जाते हैं और यहाँ से कई 100 गुना 300 गुना अभी तक मुनाफा कमा चुके हैं, लेकिन वो अभी तक उनका कर्जा भी वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है। यानी पाकिस्तान से वो गलत पॉलिसीज की वजह से 300 गुना मुनाफा भी कमा चुके हैं, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे 2000 के लगभग जो है ना उनका सर्कुलर डेट भी मौजूद है, उसी तरह से मौजूद है। पुअर पॉलिसी मेकिंग है जी, हम डेवलपमेंट न्यू हाउसिंग स्कीम है, हर बंदा नया घर बनाने के चक्कर में है, 2-2 घर हैं, हालांकि जरूरत उसको एक घर की है, एक घर में भी नहीं उसके 2-3 कमरों की है, वो बंदा बना रहा है, क्या होगा 18-18 15-15 12-12 कमरे, जिसके नतीजे में क्या होता है हर कमरे में लाइट्स हैं, तो क्या होगा वो फजूल में वो वेस्टेज ऑफ मनी करता है। अब पूरा वेस्ट जो है अगर 2 कमरों के मकान में रह सकता है तो इसका मतलब है कि हम लोग भी रह सकते हैं, लेकिन हमने क्या बना दिया उसको, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना दिया। हमने कहा था कि अमीर आदमी कौन है, वो है जिसके पास जो है ना वो क्या होगा बिग हाउस होगा, जिसके पास बड़ा सा क्या होगा बिग कार होगी, बड़ी सी गाड़ी होगी। तो रिचनेस का हमने स्टैंडर्ड एक गलत सेट कर ली, जिसके नतीजे में क्या होता है वो इस तरह के प्रॉब्लम जन्म लेते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, बल्ब ऑन है, पंखे ऑन है, कमरे में कोई है या नहीं है, फजूल में जहाँ पे एक बल्ब की जरूरत है वहां पे 10-10 लगाए होते हैं। तो लैक ऑफ एजुकेशन है, लोगों को पता नहीं है कि ये एक प्रॉब्लम है, एक क्राइसिस है। वेस्ट में आप या वहां पे देखें, आवर टीचर वाज टेलिंग इन क्लास के वहां पे क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं तो बल्ब ऑन होता है, जो ही आप अंदर आते हैं तो बरामदे वाला बल्ब ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप टैप के सामने हाथ करते हैं तो वो टैप पानी चलता है, टैप से हटा लेते हैं तो पानी उसी वक्त बंद हो जाता है। जितना ज्यादा हाथ करेंगे उतना ज्यादा पानी आएगा, यानी कि इतना वो प्रिजर्व करते हैं। आप घर धो नहीं सकते, आप घर का पानी बाहर निकालने का कोई निकासी का ड्रेनेज का सिस्टम ही बाहर की तरफ नहीं है। घर आप जर्मनी में आप अपना घर नहीं धो सकते, वहां पे सिर्फ गीला कपड़ा लगा सकते हैं, यानी इतनी वो प्रिजर्व करते हैं अपनी एनर्जीज को, अपने वाटर रिसोर्सेज को। और हम आपको पता है माशाल्लाह पाँव धोने में जो ना हो सकता है को आधा टैंक जो ना पानी का लगा देते ता चंगे चिट्टे हो जाने। क्या होगा, सीजनल डिमांड है पाकिस्तान की। सीजनल डिमांड से क्या मुराद है कि वहां पे गर्मियों में हमारी रिक्वायरमेंट जो है ना सपोज 18,000 है, और सर्दियों में 18,000 है, गर्मियों में 26 या 25,000 के मेगावाट के करीब है। तो जाहिर है उसके नतीजे में क्या होता है, अगर गर्मियों की प्लानिंग करते हैं तो सर्दियों में वो सारे इक्विपमेंट क्या आ जाते हैं, फारिग रहते हैं, तो जाहिर है वो नुकसान होता है। तो इस तरह से ये डिमांड की वजह से, वेरिएशन ऑफ डिमांड की वजह से भी प्रॉब्लम होता है। ओवर पॉपुलेशन तो हमने पहले बात कर ली। इनस्टेबिलिटी ऑफ लेजिस्लेशन है, एक हुकूमत कुछ फैसले करती है, अगली हुकूमत कुछ और फैसले करती है। लैक ऑफ फंड है, जो हम फंड नहीं दे सकते, और थर्मल पावर पे ज्यादा डिपेंडेंस है। थर्मल पावर पे वो बजाय अदर सोर्सेज के, जैसे क्या होगा विंड है, वाटर करंट है, सोलर है, इस पे डिपेंडेंस ही नहीं की जाती। इसका असर क्या होता है जी, जाहिर असर इस पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बेरोजगारी होगी। बेरोजगारी क्यों होगी भला, क्यों बच्चों बता सकते हैं क्यों बेरोजगारी होगी? एनर्जी क्राइसिस होगा तो क्या होगा, आपकी इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, चलेगी बंद हो जाएगी? बंद हो इंडस्ट्री जाएगी, बंद शट हो डाउन हो जाएगी। जाएगी, बंद हो जाएगी। बंद हो जॉब्स जाएगी। नहीं इंडस्ट्री आएंगी। बंद आएगी तो लोग क्या होंगे, जॉब्स
खत्म हो जाएंगे बेरोजगार हो जाएंगे, मुलाजमत नहीं और मिलेगी। हमारी जो है प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल भी नहीं कर सकते चीजें, हम compete नहीं कर सकते। तो ये सारे फैक्टर क्या करेंगे, जब आपको चीज बननी है, यहाँ पे बननी है, यहाँ पे जानी है, एक्सपोर्ट होनी है, दूसरे मुल्क में जानी है, तो इस सारे प्रोसेस में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे क्या हो गए, बेरोजगार हो। तो फिर आप ट्रेडिंग करते, जैसे मुल्क में अब चल रहा है ट्रेडिंग करते हैं, उसका नुकसान जो है ना वो यही होता है कि जिसका आप अभी नतीजा देख रहे हैं। सोशल और साइकोलॉजी के प्रॉब्लम होते हैं, लोग टेंशन में, आपको सारा दिन बंदा घर से बाहर रहे, काम करे और आते ही उसको उसके बाद बिजली ना हो, तो बंदा क्या महसूस करेगा, वो जाहिर है फ्रस्ट्रेशन होती है। वो रात को जो ना वो इधर से एक मार, इधर से एक मार, मच्छर को ही रात मारता रहे तो वो सुबह काम कैसे करेगा। तो वो क्या होगा, सोशल प्रॉब्लम और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। पॉवर्टी इंक्रीज होती है, जब जाहिर अनएम्प्लॉयमेंट होगी। टूरिज्म अफेक्ट होता है, जो पाकिस्तान का बिग सोर्स ऑफ इनकम है, और उसको मजीद बढ़ाया जा सकता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आता है, इंसानों पे नुकसान, मतलब जाहिर है उनके प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। ट्रबलसम लाइफ हो जाती है जब क्राइम रेट बढ़ जाते हैं। इकोनॉमिक इफेक्ट होता है, जाहिर है जब मुल्क में प्रोडक्शन नहीं होगी, लैक ऑफ प्रोडक्शन होगी, तो क्या होगा, लैक ऑफ प्रोडक्शन से क्या होगा बच्चों, मुल्क में इकोनॉमी क्या होगा, इकोनॉमी स्लम्प आ जाएगा, यानी क्या होगा, डिक्लाइन आ जाएगा। जब उसका डिक्लाइन आएगा तो फिर जाहिर है वो क्या होगा, तरक्की नहीं कर सकता मुल्क, जब उसको इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग नहीं है। रेजी क्राइसिस, हम ब्रेन ड्रेन हो जाता है, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन होती है, जो उसकी बड़े सोर्सेज हैं, किसके, कॉस्ट के बड़े जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। कॉस्ट हम किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी पे डिपेंड करती है, रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती है और लेबर पे डिपेंड करती है। चूंकि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज्यादा है तो लेबर भी महंगी है, ज़ाहिर है लोगों का, ज़ाहिर ज्यादा पैसे कमाएं तो उनका गुजारा हो, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। एनर्जी सबसे ज्यादा, इंडस्ट्रियल यूनिट महंगा है, चंद उन मुल्कों में शामिल है जिनका इंडस्ट्रियल यूनिट सबसे ज्यादा महंगा है। रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया, तो ये सारी चीजें मिलने से कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जब कॉस्ट बढ़ जाती है, सपोज एक पेन ही बनाना है उन्होंने, तो पेन बनाने में 50 रुपए उनको अपने पड़ गए, मार्केट में जाते जाते 60 हो गए और रिटेलर के पास जाएगा तो ये 70 हो जाएगा। चाइना वाला क्या करता है, उनके पास लेबर सस्ती, एनर्जी सस्ती, उनका यूनिट इंडस्ट्रियल सस्ता है और घर वाला महंगा है। रॉ मटेरियल, जाहिर है उनके पास पॉलिसी अच्छी है तो रॉ मटेरियल भी सस्ता मिल जाता है उनको। तो वही पेन जो पाकिस्तानी 70 रुपए में बेच रहा है, वो टोटली 20 रुपए में बेच देता है। अब 20 वाला लेगा, 70 वाला लेगा, डेफिनेटली 20 वाला लेगा। और नतीजतन क्या होगा, पाकिस्तान की प्रोडक्शन बंद होगी, पाकिस्तान की फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे वो भी गए, और उसके नतीजे में क्या होता है, मुल्क में बेरोजगारी आती है। तो ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर पे अफेक्ट करता है, प्रोडक्शन पे। अब इसको आपने उल्ट कर देना है जब सोल्यूशन बनाना है। एफिशिएंसी बढ़ा देंगे अपने यूनिट्स की, लॉ एंड ऑर्डर, स्मगलिंग को, करप्शन को रोकने के लिए रीन्यूएबल सोर्स इस्तेमाल करने, जैसे बायोमास है, सॉरी दूसरा क्या नाम है, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं उसको, जिसको हम कहते हैं वाटर है, एयर है, इनको हम यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सोलर सकते हैं एयर जी। तो ये सारे रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंडेंस अदर रिसोर्सेज पे करनी चाहिए, कौन से रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके साथ हम पावर एनर्जी बना सकते हैं। हमारे पास विंड एनर्जी है, हमारे पास सोलर एनर्जी है, हमारे पास जो है वो कोल है, बहुत बड़ा दुनिया का रिसोर्स, और अभी तक दुनिया में पाबंदी भी नहीं लगी, हम कई साल तक ये कोल से एनर्जी बना सकते हैं। उसके अलावा क्या होगा, और बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज हैं, वाटर करंट है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा हम सोलर टाइडल एनर्जी, फाइनेंस हम प्रमोट कर सकते हैं, बिलिंग सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, ट्रांसमिशन सिस्टम बेहतर बनाएंगे, एफिशिएंसी बेहतर बनाएंगे, और क्या होगा, सेविंग अप्लायंसेस जो है वो हम क्या करेंगे, वो यूज करेंगे
जिससे क्या होता है, हमारी एनर्जी बच सकती है, पावर एनर्जी हमारी बच सकती है। मतलब कि जैसे हम वो चीजें इस्तेमाल करेंगे जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, और एफिशिएंसी कंपनियों की बढ़ाएंगे, ट्रांसमिशन सिस्टम सही करेंगे, नया सिस्टम जिसमें रेजिस्टेंस कम से कम होगी, करप्शन को खत्म कर देंगे उन ट्रीटी में से, वो एग्रीमेंट में से जो पहले से हुई है। अवेयरनेस लोगों को बताएंगे मीडिया के जरिए से कि वो क्या करें, सेव करें बिजली को। यानी फजूल बिजली से क्या है, आप इस्तेमाल नहीं करें एक बल्ब को तो उससे चलने से आपको क्या फायदा हो रहा है। तो जाहिर है ऐसी दोनों चीजों को हम क्या होगा, प्रमोट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या होगा, लग्जरियस लाइफस्टाइल को कम कर सकते हैं। जहां पे एक घर की जरूरत है वहां पे एक ही घर रखें, दो दो घर ना बनाएं। उसके बाद न्यू डैम्स बनाने चाहिए, डिपेंडेंस रेंटल पावर पे कम से कम होनी चाहिए, और दूसरे मुल्कों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जाने चाहिए। सोलर लाइट का इस्तेमाल कम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। मसलन कैसे कि दुकानें सुबह 6 बजे खुले, 6 बजे से शाम 6 बजे बंद हो जाए। 12 घंटे की मार्केटिंग बहुत बड़ी होती है, सुबह सुबह जल्दी उठ जाए, बजाय इसके 12 बजे आप दुकान खोली है तो सुबह 6 बजे क्यों नहीं खोल सकते। तो आप उसका सोलर एनर्जी का इस्तेमाल भरपूर करें, ये उसका फायदा होगा। मैस ट्रांसपोर्टेशन मतलब करें, पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन कम कर दें ताकि फ्यूल कम से कम हो और फ्यूल पे डिपेंडेंस कम से कम हो। और आखिर में आपने बताना है, कंक्लूजन कर देना है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, इसको दोनों तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का अपना के हम उस मसले को क्या कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या होगा, हम इस पॉलिसीज को अडॉप्ट करके हम क्या कर सकते हैं, वो बना सकते हैं, पाकिस्तान को एक सेफ हेवन बना सकते हैं। जी बच्चों, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर, इंडिजिनस का कंसेप्ट क्या